Hello, good evening to you all. This is me, C.A. Chiranjeevi Acharya, and today I'm going to teach you about bank reconciliation statement. Right. So before moving into the topic directly about bank reconciliation statement, मैं आपको जरा बताना चाहूंगा कि ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है या लोग इसे क्यों बनाते हैं। कोई भी बिजनेस हाउसेस जो कि किसी भी टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंगेज है, बी बिजनेस हाउसेज और कोई अन्य प्रकार की या अन्य किस्म की कोई भी इंटिटी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाती है, उस टॉपिक के बारे में जरा बात करें। देखिए होता क्या है कि हर एक टाइप के ऑर्गेनाइजेशन जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंगेज होती है, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब पैसा आना, पैसा जाना, सामान खरीदना, सामान बेचना, राइट। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जहां पे पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो कैन बी सेड एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो किसी भी टाइप के इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंगेज होने वाली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने सारे ट्रांजेक्शन्स, कैश एंड बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करती है कहां पे? कैश बुक पे, राइट। सो वो कैश बुक पे रिकॉर्ड करती है। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा जानकारी लेने से पहले वी नीड टू नो लिटिल अबाउट कैश बुक। ये कैश बुक होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं, एंड आफ्टर दैट वी वुड बी एबल टू गो अहेड विद द टॉपिक ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये देखिए, दिस इज गोइंग टू बी माई स्क्रीन। ये एक्सेल सीट में मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एक एंटिटी है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है अजय एंड कंपनी, राइट। ये क्या करती है? डील्स इन फैब्रिक्स, क्लोथ्स। मतलब एक्सप्लेन कर दो थोड़ा। बाइज एंड सेल्स क्लोथ्स। इसका फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? मान लो द फाइनेंशियल ईयर इज 2020-21। तो इसके जितने भी इन्होंने कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स, कैश एंड बैंक इनके ट्रांजेक्शन्स होंगे, राइट। कैश एंड बैंक क्या होंगे? सामान खरीदा होगा कैश देके, पैसे गए। रेंट पे किया होगा चेक के थ्रू, राइट। उसके बाद हो सकता है साथ स्टाफ की सैलरी पे किया होगा चेक के थ्रू या इवन कैश। ट्रैवलिंग में खर्चा किया होगा कैश में या इवन कार्ड के थ्रू। ठीक है, ऐसे ही सामान बेचा होगा, कलेक्शन आया होगा चेक के थ्रू या कैश में। ठीक है, ऐसे ही क्रेडिट में सामान बेचा होगा एंड उसके बदले में डेटर ने 30 दिन बाद या 45 डेज बाद पैसा दिया होगा चेक के थ्रू या कैश के थ्रू। तो ये तमाम इनफ्लो एंड आउटफ्लो
of cash or bank will be recorded in cash book, राइट। तो जितने भी इसके कैश एंड बैंक के ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है इन कैश बुक। अब क्वेश्चन इज, इसी वजह से अब एक चीज और बता दूं, टाइप्स ऑफ कैश बुक बोलेगा तो क्या बोलोगे आप? हाउ मेनी टाइप्स और काइंड ऑफ कैश बुक? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 3 टाइप बोला जाता है। पहला सिंगल कॉलम कैश बुक, दूसरा डबल कॉलम कैश बुक, तीसरा ट्रिपल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम मतलब यहां पे कैश ओनली, केवल कैश कितना आया, कैश कितना गया। डबल कॉलम का मतलब यहां पे कैश एंड डिस्काउंट और कैश एंड बैंक, दो में से कोई भी हो सकता है, इधर कैश एंड डिस्काउंट और कैश एंड बैंक, राइट। कैश तो कंपल्सरीली होगा ही। ट्रिपल कॉलम का मतलब कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। इस हिसाब से 3 टाइप ऑफ कैश बुक कहा जाता है। और एक चौथा भी आप ले सकते हो चाहो तो, दैट इज कॉल्ड पेडी कैश बुक, या इसको इम्प्रेस्ड कैश बुक भी कहते हैं। दिस इज टू रिकॉर्ड स्मॉल कैश expenses. Example, conveyance, printing, traveling, etc. कभी कभी वो अपने ऑफिस बॉय को बोलना पड़ता है ना, चलो उस जगह पे जाके ये सामान दे आओ या वहां से ये सामान ले आओ, तो उसके लिए ऑटो का किराया, बस का किराया, राइट। कोई फोटोकॉपी करने के लिए आप भेज देते हो डॉक्यूमेंट देके, या कुछ प्रिंट आउट निकालने के लिए भेज देते हो क्योंकि आपके ऑफिस में वो फैसिलिटी नहीं है। सो दैट काइंड ऑफ स्मॉल एक्सपेंसेस जनरली विच रन्स इन लेट्स से 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए। तो ऑफिस का ही एक जूनियर स्टाफ जो होता है या ऑफिस बॉय होता है, वो लोग ये पेटी कैश बुक मेंटेन करते हैं, राइट। और ये बेसिकली क्या होता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ कैश के एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए यूज में आता है। एंड अदर देन दैट सिंगल कॉलम, डबल कॉलम एंड ट्रिपल कॉलम बोला। तो हमारा बैंक रिकॉन्सिलेशन पढ़ रहे हैं हम तो। अब आप पूछोगे कि सर आप कैश बुक में चले गए, नहीं, कैश बुक में नहीं गया। सिर्फ बात ये होती है कि कैश बुक के बारे में बेसिक आइडिया हमको होना चाहिए, तो ही जाके ही हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली देखो, एक कैश बुक जो होता है ना, इसके बेसिकली ये कैश एंड बैंक कॉलम, दैट इज द मैटर ऑफ आवर इंटरेस्ट, कैश एंड बैंक कॉलम, राइट। तो इसके लिए एक कैश बुक बना के देखते हैं, सैंपल कैश बुक कैसे बनता है। ये जो है अजय एंड कंपनी का फॉर इसका कैश बुक कैसे बनता है जरा देखना है यहाँ पे।
आपका लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या बोलते हैं? रिसीट। राइट हैंड साइड को हम क्या बोलते हैं? पेमेंट। ये मान लो आपका कैश, ये बैंक, यहाँ पे भी ये कैश और ये बैंक। आप मान लो ये मार्च महीने का कर रहे हो, ठीक है, एक एक महीने का रिकॉन्सिलेशन बनाते हुए चल रहे हो, तो योर ओपनिंग डेट विल बी on this date you have a balance like to balance BD, ओपनिंग बैलेंस। कैश पे कितना है? कैश पे है 2500, बैंक पे कितना है? 4000। सो 01/03/2021 on this date you have a to balance BD of cash 2500 and bank 4000 rupees, right? So both of these cash and bank balance is called debit balance. Why? Because they are in the debit side. इसका दूसरा मतलब ये भी होता है कि ओपनिंग डेट पे आपके पास कैश 2500 रुपए थे इन हैंड और आपके बैंक अकाउंट में पैसे कितने थे? 4000 रुपीज। अभी के लिए ये बैंक कॉलम जो है या बैंक अकाउंट जो है, मान लेते हैं ये बैंक अकाउंट जो है कौन सा है? ये है SBI बैंक अकाउंट है। SBI अकाउंट मतलब अजय एंड कंपनी ने SBI बैंक पे अकाउंट खोला है और उस अकाउंट पे कितने पैसे हैं अजय एंड कंपनी का? 4000 रुपीज। तो इसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं। टू बैलेंस BD जो बन के आता है डेबिट साइड में, उसको ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग डेबिट बैलेंस बोलते हैं। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, ये चलो ओपनिंग डेबिट बैलेंस ऐसे तो हो जाएगा कैश में 2500, बैंक में 4000 रुपीज। अगर मान लो यही डेट पे यहाँ पे 01/03/2021 पे इस तरफ बाई बैलेंस BD, बाई बैलेंस BD बोल के कैश में आपके 2500 और यहां पे 4000, ये हो सकता है कि नहीं? बाई बैलेंस BD बोलने का मतलब 01/03/2021 पे बाई बैलेंस BD 2500 कैश एंड 4000 बैंक बोलने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कैश एंड बैंक इज हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस, कैश एंड बैंक इज हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस। So my question to you is whether in opening date cash can have a credit balance or not. Whether on opening date cash can have a credit balance or not. Or bank can have credit balance or not. Right? Cash never can be a credit balance. आपके पास मिनिमम कैश कितना हो सकता है? आपके पास मिनिमम कैश नील हो सकता है, ये घटते घटते नील हो सकता है, राइट? बट ये कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं जा सकता कैश। लेकिन आपके पास बैंक क्रेडिट बैलेंस जरूर हो सकता है। मतलब ये बाई बैलेंस BD में 4000 बैंक, ये डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस डेफिनेटली हो सकता है। तो इसमें बैंक क्रेडिट बैलेंस, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक क्रेडिट बैलेंस का मतलब दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट, राइट? मतलब बैंक के पास, आपके बैंक के पास आपका पैसा एक पैसे भी नहीं है, इनफैक्ट उल्टा आपने बैंक से कुछ लोन ले लिया हुआ है। 4000 रुपए आपका लोन है टुवर्ड्स द बैंक, मतलब यू विल हैव टू पे दिस अमाउंट 4000 रुपीज। ऐसा अगर केस हो जाए तो दैट इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। बट कैश का कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता। कैश अकाउंट could never have a credit balance. It is always having a debit balance or its balance will be nil, but never a credit balance. मतलब आपके पास नेगेटिव कैश कभी नहीं हो सकता ना।
आपके पास मिनिमम कैश नील हो सकता है बट निगेटिव कैश नहीं हो सकता, राइट? बस दीज आर द 2 पॉइंट्स दैट आई वांटेड टू एक्सप्लेन। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये केस को अभी यहीं छोड़ते हैं। सो ये एक सैंपल कैश बुक का, तो आपके पास कैश में साल के ये महीने के शुरुआत में फर्स्ट मार्च में 2500 कैश, 4000 रुपीज बैंक पे, राइट? अब ऐसे सामान बेचोगे टू रमेश, एग्जाम्पल दे रहा हूं अपने मन से, टू रमेश एंड कंपनी, कितना पैसा दिया उसने? 10,000। आपको कमीशन मिला, टू कमीशन कितना चेक में मिला? 30,000। टू कैश सेल हो गया, कैश में 5,000। हितेश प्राइवेट लिमिटेड पेड यू how much? 25,000. Similarly here on this side, by Mohini and company, you are paying her 10,000. By Jatin Das, 5,000. By rent, 8,000. By salary, 15,000. So that way you have recorded all the transactions for the month of March in a receipt and payment side of a cash book, both in cash as well as bank column. So last date पे आप क्या करोगे? By balance CD, you want to check your balance, कितना बैलेंस आएगा चेक करना चाहते हो, ठीक? कैसे करोगे? टोटल इट, टोटल कर दो। So by balance CD, how are we going to balance this? Total this debit side amount and total this credit side amount. See, जो साइड ज्यादा होता है वही बैलेंस कहलाता है। जैसे डेबिट साइड यहाँ पे ज्यादा आ रहा है 27,500 and 59,000, ये साइड कम आ रहा है, तो बैलेंस that you will be getting would be called debit balance, right? आप बोलोगे सर आपको पता कैसे चलेगा कौन सा साइड ज्यादा है कौन सा साइड कम है? नहीं, मैंने देख लिया ना, यहीं पे मैंने टोटल करके देख लिया, डेबिट साइड का टोटल देख लिया, ये ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल कम आ रहा है। तो जिस साइड का टोटल ज्यादा आता है वही बैलेंस होता है, और इसको लिखते हैं ऑपोजिट साइड। जैसे ये डेबिट साइड में 27,500 और ये क्रेडिट साइड में देखो कितना आ रहा है, ये दोनों जोड़ के 18,000। बैंक का कितना आ रहा दोनों को जोड़ के? 20,000। तो 59,000 और या 20,000, डेफिनेटली 59 ज्यादा है, इजंट इट? तो ऐसे में डेबिट साइड ज्यादा होने की वजह से
डेबिट बैलेंस आएगा जिसको लिखेंगे क्रेडिट की तरफ बाई बैलेंस सीडी। कितना आएगा आप फिलअप कर दो। दिस इज इक्वल टू दिस अमाउंट माइनस 18,000। यहाँ पे दिस इज इक्वल टू 59,000 माइनस 20,000। सो दिस इज योर। अभी देखो टैली करो, ये टैली हो रहा है कि नहीं। देखो 27,500 टैली हो गया। 59,000 टैली हो गया, राइट। सो दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग फिगर एंड दिस इज अगेन क्लोजिंग डेबिट बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर and this is called closing debit balance, right? This was your opening debit balance, this is called closing debit balance. Now बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के लिए ये बैंक अकाउंट जो बोल रहे हो कौन सा बैंक अकाउंट है? एसबीआई का अकाउंट, राइट। ये बैंक अकाउंट कौन सा है? एसबीआई का अकाउंट। और आप बता रहे हो ये क्लोजिंग डेट, ये क्लोजिंग डेट कौन सा होगा? व्हाट इज दिस क्लोजिंग डेट? ये क्लोजिंग डेट है 31/03/2021 इस दिन। 31/03/2021 के दिन बाई बैलेंस सीडी आ गया कितना? 9500 एंड 39,000, बैंक का 39,000। ठीक ऐसे ये तो रहा अजय एंड कंपनी के बुक्स पे एसबीआई का अकाउंट बैंक कॉलम। ठीक ऐसे एसबीआई बुक्स ऑफ अकाउंट, एसबीआई के बुक्स ऑफ अकाउंट जो कि एसबीआई ने बनाया होगा, राइट। उसने भी अजय एंड कंपनी का अकाउंट बनाया होगा या नहीं? डेफिनेटली यस, राइट। सो जब उसने अजय एंड कंपनी का अकाउंट बनाया होगा तो क्लोजिंग डेट this is your debit side and this is your credit side। जो उसने एसबीआई ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट पे अजय एंड कंपनी बनाया होगा, जो अजय एंड कंपनी का अकाउंट बनाया होगा, तो ये क्लोजिंग डेट का मतलब दिस डेट दैट इज 31/03/2021 पे यहां पे ऐसे टू बैलेंस सीडी अजय एंड कंपनी का कितना? 39,000। ये आना चाहिए कि नहीं? एसबीआई के बुक्स ऑफ अकाउंट पे अजय एंड कंपनी का 31/03/2021 पे क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस 39,000 आना की चाहिए कि नहीं? क्यों? क्योंकि अजय एंड कंपनी के कैश बुक पे एसबीआई का क्लोजिंग डेबिट बैलेंस आ रहा है 39,000 31/03/2021 पे। तो सेम डे पे एसबीआई के बुक्स ऑफ अकाउंट पे अजय एंड कंपनी का भी क्रेडिट बैलेंस आना चाहिए, तो ही जाके हिसाब बराबर माना जाएगा ना। एसबीआई कह रहा है कि मुझे अजय एंड कंपनी को 39,000 देना चाहिए क्योंकि क्रेडिट बैलेंस का मतलब देना है, और अजय एंड कंपनी बोल रहा है कि उसको एसबीआई से 39,000 रिसीव करना है, लेना है, तभी तो डेबिट बैलेंस, तो ही जाके हिसाब बराबर होगा ना। बट इन रियलिटी दिस नेवर हैपेंस। ऐसा कभी नहीं होता कि अजय एंड कंपनी बोल रहा है कि उसको 39,000 रिसीव करना है एसबीआई से, या एसबीआई में उसके 39,000 पड़े हैं उसको मिलना है, और एसबीआई भी कहे कि अजय एंड कंपनी को उसको 39,000 पे करना है सेम डेट पे, दैट इज 31/03/2021। ऐसा कभी भी नहीं होता। इन रियलिटी दिस नेवर हैपेंस। क्वेश्चन इज व्हाई।
there are two region of differences. Region of differences, right? There are basically two region of differences. One is called timing differences, and another is called say this. There are two region of differences. First is called timing differences and another is called errors in preparation of cash book or passbook. यही दो रीजन होती है जिनकी वजह से कैश बुक का एंड पासबुक का, पासबुक में ये जो एसबीआई ने अकाउंट बनाया हुआ है ना अजय एंड कंपनी का, जहां पे 39,000 बैलेंस दिखाना चाहिए बट नहीं दिखाता, नहीं दिखता है. This can be said as your passbook or बैंक स्टेटमेंट. तो आपने जो बनाया, अजय एंड कंपनी ने जो बनाया हुआ है, ये कैश बुक हुआ जो एसबीआई का अकाउंट जिसपे आ रहा है, और एसबीआई ने अजय एंड कंपनी का जो अकाउंट बनाया होगा दैट इज कॉल्ड पासबुक और बैंक स्टेटमेंट. तो ये कैश बुक और पासबुक जो होता है, इन दोनों के बीच में अकाउंट एग्जैक्टली सेम अमाउंट डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस ऐसा शो नहीं होता. क्वेश्चन इज क्यों? तो इसका रीजन है दो रीजन, टाइमिंग डिफरेंसेस एंड सेकेंड इज एरर्स इन प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक एज वेल एज पासबुक. नाउ व्हाट इज अ टाइमिंग डिफरेंस, व्हाट इज एरर्स इन प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक एंड पासबुक? पहला ये टाइमिंग डिफरेंस के बारे में देख लेते हैं. टाइमिंग डिफरेंस का मतलब क्या होता है ना, बिजनेसमैन जो है, मान लो चेक इश्यू कर रहा है, बिजनेसमैन चेक इश्यू कर रहा है कब? 28 मार्च 2021 पे 10,000 का. किसको? मोहिनी एंड कंपनी को. अजय एंड कंपनी चेक इश्यू कर रहा है मोहिनी एंड कंपनी को 28/03/2021 पे. तो उसने तो चेक इश्यू करते ही अपने कैश बुक में बैंक कॉलम में एंट्री कर दिया होगा, ये पेमेंट किया मैंने मोहिनी एंड कंपनी को. बट उसके पासबुक में वो चीज रिफ्लेक्ट 31 मार्च 2021 तक नहीं शो हो रहा. क्यों? क्योंकि मोहिनी एंड कंपनी ने वो चेक को जमा ही 20 अप्रैल के दिन कराया. जब वो मोहिनी एंड कंपनी 20 अप्रैल के दिन जमा कराएगी तो जमा होने के 1-2 दिन के बाद ही अजय एंड कंपनी का पासबुक में शो होगा ना, क्योंकि चेक क्लियर होने में 1-2 दिन का टाइम तो लग ही जाता है. तो उस पे पासबुक पे वो एंट्री आ रही है 22 अप्रैल पे. देखो, अजय एंड कंपनी ने 28 मार्च को ही चेक दे दिया था, लेकिन वो मोहिनी एंड कंपनी ने लेट चेक जमा कराने की वजह से अजय एंड कंपनी का ही पासबुक में एंट्री 22 अप्रैल 2021 को आ रही है. तो ऐसे में कैश बुक में तो वो एंट्री हो चुकी होगी, लेकिन पासबुक में वो एंट्री आ ही नहीं रहा बिफोर 31 मार्च. दिस इज कॉल्ड टाइमिंग डिफरेंस. ये किसी की गलती नहीं है, ये ना ही कोई बैंक की ना ही कोई कंपनी के अकाउंटेंट की गलती है, किसी की गलती नहीं है. इट्स जस्ट दैट कि एक चेक की लाइफ 90 डेज या 3 मंथ्स होती है. तो ऐसे में जिस पार्टी को भी आपने चेक दिया हुआ है, he has a time of full 3 months to deposit that check into his own बैंक अकाउंट. एज अ रिजल्ट वो पूरा टाइम लेके बैंक में जमा कराता है. तो 28 मार्च पे इश्यू किया हुआ चेक के लिए उसके पास टाइम अप्रैल, मई, जून, 28 जून तक का टाइम होता है. उस दिन तक वो कभी भी जाके चेक जमा करा सकता है, उसको उसके बदले में पैसे मिल जाएंगे. तो ऐसे में इट इज नॉट वर्थ गोइंग. एक चेक लेके कोई बिजनेसमैन अपने अकाउंटेंट को जाओ ये चेक जाके जमा करा दो, कहना उस बिजनेसमैन के लिए अफोर्डेबल नहीं है ना, राइट? 10 किलोमीटर दूर बैंक है, तो जाओ आओ, ट्रैवलिंग का खर्चा. चलो आज आरटीजीएस एनईएफटी होता है, बट फिर भी केवल मेट्रो शहर में ही ये सब फैसिलिटी बहुत ही कॉमन है, बहुत ही ज्यादा इजीली अवेलेबल है. बट अभी दूर दराज के गांव में, दूर दराज के इलाकों में अभी भी उतना ज्यादा रिलायबल नहीं माना जाता इन सब चीजों को. तो पीपल स्टिल प्रेफर टू राइट अ चेक एंड गो टू अ बैंक एंड डिपॉजिट दैट मनी इनटू देयर
अकाउंट, राइट। सो दीज आर कॉल्ड टाइमिंग डिफरेंसेस। ठीक है, ऐसे ही आपको चेक मिला, किसी पार्टी ने चेक दिया आपको, 29 ऑफ मार्च को दिया। अब एक चेक दिया, चेक मिलते ही आपने रिसीट साइड उसकी एंट्री दिखा दी बैंक पे कि ये चलो बैंक में पैसे मिल गए। ठीक, किसी ने फिर 30 को दिया, उसकी भी एंट्री आपने दिखा दी, लेकिन आप भी उसको तभी के तभी जाके बैंक पे जमा तो नहीं करोगे ना। मे भी हो सकता है 4 तारीख या 5 तारीख ऑफ अप्रैल में आप जाके जमा कराओगे, लेकिन कैश बुक में तो एंट्री आ चुकी है पहले ही, जैसे चेक मिला वैसे। लेकिन आपके पासबुक में वो एंट्री तब आएगी जब आप जाके उस चेक को बैंक पे जमा कर दोगे, मे बी आफ्टर अ वीक। तो देखो, कैश बुक में एंट्री हो चुका है, पासबुक में एंट्री नहीं आया, राइट। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि दोनों में डिफरेंसेस आ जाता है, कैश बुक एंड पासबुक। ऐसे कहीं और एंट्री हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस की क्या होता है, पहले पासबुक में बैंक ने बैंक चार्जेस काट लिया आपका। अब आप एज अ बिजनेसमैन, आपको तो ये चीज पता नहीं था, उन्होंने मान लो 25 ऑफ मार्च को कोई बैंक चार्जेस करके पैसे काट लिए, तो वो बैंक चार्जेस के पैसे काटने से पहले आपको कॉल करके तो नहीं पूछेगी ना, सर मैं पैसे काटूं क्या आपके अकाउंट से, राइट। ऐसा नहीं होता। तो एज अ रिजल्ट ये आपको पैसे काटे गए हैं पता कब चलेगा, जब आप स्टेटमेंट देखोगे, मे बी इन द मंथ ऑफ अप्रैल, तो पता चलेगा आपको, ओह बैंक ने तो मेरा 275 रुपीज बैंक चार्जेस कह के काट लिया है, राइट। तो इसी हिसाब से बैंक आपके इन्वेस्टमेंट में आपको इनकम मिल गया, डिविडेंड मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, इसके बारे में आपको कोई खबर ही नहीं। हाँ, हो सकता है कोई मैसेज आया आपके मोबाइल में या कोई मेल आए, बट वो मैसेज एंड मेल के बेस पे आप एंट्री नहीं करोगे, आप प्रॉपर एकदम बैंक का स्टेटमेंट मंगा के देखोगे, वहां पे एंट्री आया होगा, देन यू विल बी गोइंग फॉर पासिंग द एंट्री। या उस कंपनी जहां पे आपने इन्वेस्टमेंट की थी, वो कंपनी से कोई इंटीमेशन आया, उनका कोई इंफॉर्मेशन आया, तो ही जाके आप एंट्री करोगे, राइट। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो सकते हैं जो आइदर पहले कैश बुक में अराइज होगा, नहीं तो पासबुक में, दोनों एक साथ अराइज नहीं होता। इसकी वजह से क्या होता है कि कैश बुक एंड पासबुक में डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो एग्जांपल, फ्यू एग्जांपल में वही, चेक issued on 28/03/2021 of rupees 5,000 but presented for payment only on 18/04/2021. Yeah. Next, check collected on 27/03/2021 for rupees 2,500, but deposited in bank only on 10/04/2021. Next, bank charges of rupees 275, not known to the company, not known to the company before 04/04/2021. सो इसी टाइप के जो होंगे ट्रांजेक्शंस, जो आइदर कैश बुक में पहले एंट्री हुआ होगा, नहीं तो पासबुक में, उसकी वजह से टाइमिंग डिफरेंस अराइज हो जाता है इन कैश बुक एज वेल एज पासबुक, राइट। सेकेंड रीजन ऑफ डिफरेंसेस इज errors, mistakes in preparation of cash book oblique पासबुक। ये बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक चेक मिला 2,000 रुपए का
28/03/2021 पे चेक मिला, तो उसको आपको बैंक पे डेबिट करना चाहिए था ना, आपने मिस्टेकली कैश को डेबिट कर दिया। तो आपका पासबुक तो सही एंट्री करेगा तो वहां पे पासबुक में ही क्रेडिट आएगा, राइट। बट आपने कैश बुक में कैश को डेबिट कर दिया इंस्टेड ऑफ बैंक। ठीक है, ऐसे एक पेमेंट करना चाहिए था 5,000 का क्रेडिट साइड, आपने कैश बुक में क्रेडिट साइड, बैंक पे आपका 5,000 क्रेडिट होना चाहिए था, मिस्टेकली आपने 5,000 की जगह पर 500 दिखा दिया। ठीक है, ऐसे एक पार्टी से चेक आया था 10,000 रुपीज का, वो 10,000 रुपीज के चेक को आपको डेबिट करना चाहिए था बैंक पे, आपने इनफैक्ट डेबिट की जगह पे क्रेडिट कर दिया, राइट। बैंक चार्जेस अल्टीमेटली एक बार ही काटना चाहिए था, एक नहीं दो बार काट दिया। सर्टेन आपको चेक बुक इश्यू किया हुआ था या सर्टेन थोड़ा फॉरेन करेंसी की ट्रांजेक्शन थी, इस वजह से आपका एक बार ही कटना चाहिए था बैंक चार्जेस, 2 बार काट दिया। या एक पार्टी को चेक इश्यू किया था मैंने, बैंक ने सेम चेक 2 बार उसका डेबिट दे दिया, सेम चेक का। तो ये तमाम टाइप के मिस्टेक हो सकते हैं जो आइदर कैश बुक में नहीं तो पासबुक में अराइज होते हैं। तो ये मिस्टेक की वजह से भी आपका कैश बुक या पासबुक आइदर बढ़ेगा नहीं तो घटेगा, दोनों में अंतर डेफिनेटली आएगी। एग्जाम्पल, check issued of rupees 10,000 wrongly entered as rupees 1,000 in credit side of cash book. Check issued of rupees 10,000 wrongly entered as rupees 1,000 in credit side of cash book. Another same check debited twice in passbook of rupees 1,200. One check received of rupees 1,500 is entered mistakenly in cash column. So things like that मतलब बहुत सारी चीजें जो आइदर सिर्फ कैश बुक में गलतियां हुई है या पासबुक में गलतियां हुई है, इसकी वजह से भी कैश बुक एंड पासबुक कभी भी टैली नहीं करता। सो दिस इज द रीजन। नाउ व्हाई बैंक रिकॉन्सिलिएशन? समझ में आ गया होगा आपको। टू आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स, or errors or the differences that is arising in, to identify mistake, errors, differences that is arising in cash book oblique passbook. To reconcile, to identify the mistakes, errors or differences that is arising in cash book or passbook. It is due to this reason you are going to prepare a bank reconciliation statement, right? Now after this, format of bank reconciliation statement, format as well as rules, I would say rules of preparing statement. Format या rules of preparing bank reconciliation statement. See how I am going to explain this.
आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हो, एज एन सर्टेन डेट आप रिकॉन्साइल करने की कोशिश करते हो, राइट। वो सर्टेन डेट मंथली बेसिस में भी हो सकता है, क्वार्टरली बेसिस में भी हो सकता है, साल में एक बार भी हो सकता है, राइट, या इवन 15 दिन में एक बार भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। मान लो यहाँ पे बैलेंस एज पर कैश बुक एज ऑन 31/03/2021। मान लो ये आपको दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5000। एग्जाम्पल, ऊपर का एग्जाम्पल को अभी भूल जाओ, 5000। अब ये 5000 ये एक्चुअली क्या होता है ना, कैश बुक दिया हुआ है तो आई अज्यूम दिस इज नॉर्मली डेबिट बैलेंस। बैलेंस एज पर कैश बुक एज ऑन 31/03/2021, 5000 डेबिट बैलेंस। मतलब आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द रूल इन टू सर्कमस्टांसेस। वन आई से एज नॉर्मल सिचुएशन, नॉर्मल सिचुएशन का मतलब कैश बुक डेबिट बैलेंस and passbook credit balance. This is a normal situation. मतलब normally businessman is supposed to have money for doing his business ना। सामान्य अवस्था में बिजनेसमैन के पास पैसे होते हैं टू कंडक्ट हिज बिजनेस, ये माना जाएगा। सो उसको हम नॉर्मल सिचुएशन कहेंगे जहां पे कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है एंड पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होता है। सो इसका मतलब दूसरा सिचुएशन इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट सिचुएशन। Overdraft situation means cash book credit and passbook debit balance. If this is the scenario, then that is called overdraft situation or OD situation. In these two situations, I am going to explain you the rules for preparing bank reconciliation statement. So balance as per cash book as on 31/03/2021. Balance as per cash book as on 31/03/2021, 5000 debit balance, right? So if you are writing this way, starting में ऐसे लिख रहे हो बैलेंस एज पर कैश बुक और ये दिया हुआ है ऊपर, इसको ध्यान रहे हमेशा, इसको हम बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बीआरएस। अब यहाँ पे जरूरी नहीं हमेशा कैश बुक हो, स्टार्टिंग पॉइंट में पासबुक भी हो सकता है, राइट। जो इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है डिपेंडिंग ऑन दैट। तो स्टार्टिंग पॉइंट हियर इज बैलेंस एज पर कैश बुक। इफ स्टार्टिंग पॉइंट इज दिस, देन अनदर इज कॉल्ड एंडिंग पॉइंट। तो आपका एंडिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, तो आपका एंडिंग पॉइंट हो जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। मान लो पासबुक का बैलेंस कितना दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है 2000, and since this is normal situation, I don't want to confuse you, credit balance. So ending point would be balance as per passbook as on 31/03/2021, right? तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में कोई डेबिट क्रेडिट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपली ये स्टार्टिंग पॉइंट ये, अभी एंडिंग पॉइंट ये। तो आपको ये पता लगाना है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट सेम डे पे कैश बुक का बैलेंस 5000 डेबिट था, उसी दिन पासबुक का बैलेंस 2000 क्रेडिट था। व्हाई इज दिस डिफरेंस ऑफ 3000? दैट इज व्हाट यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाइल प्रिपेयरिंग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं करना, आपको एक ही चीज करना है, क्या करना है, आइदर ऐड करना है नहीं तो लेस करना है। तो रूल क्या है कि कौन सा आइटम को हम ऐड करेंगे, कौन सा आइटम को हम लेस करेंगे, दैट इज द ओनली रूल। कौन सा आइटम को हम ऐड करेंगे एंड कौन सा आइटम को हम लेस करेंगे, दैट इज द ओनली रूल, राइट।
और ये एडलेस कहाँ करना होता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट में करना होता है। सो ऑलवेज से स्टार्टिंग पॉइंट में ऐड करना है, स्टार्टिंग पॉइंट में लेस करना। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी हो सकता है, ये बैलेंस एज पर कैश बुक भी हो सकता है, बैलेंस एज पर पासबुक भी हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन what information is given. But first of all, I'm going to explain you the situation of normal situation. I'm going to explain you normal situation में rule क्या होता है, right? So see here, rule. If due to region of differences, ending point balances, ending point balance, ending point balance increases. If due to region of differences ending point balance increases, then add. Decreases, then less. Done. This is the rule for normal situation. ठीक ऐसे ही you can say this thing as rule capital A. In this circumstances, what happens? This is called overdraft situation. If ending point balance increases, then here what are you going to do? Less. If decreases, it will be added. That's it. इतना ही है रूल आपका. दो सिचुएशन में एक्सप्लेन किया हुआ है. नॉर्मल सिचुएशन में अगर कोई भी रीजन ऑफ डिफरेंसेस क्या होते हैं मैंने बता दिया, वही दो टाइप के, एक तो टाइमिंग डिफरेंसेस, दूसरा एरर्स और मिस्टेक्स इन प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक एंड पासबुक. ये रीजन ऑफ डिफरेंसेस, तो ये रीजन ऑफ डिफरेंसेस की वजह से अगर एंडिंग पॉइंट का बैलेंस इंक्रीज होता है तो आप ऐड करोगे. ऐड कहां? वही स्टार्टिंग पॉइंट पे. एंड एंडिंग पॉइंट का बैलेंस डिक्रीज होता है तो आप लेस करोगे. दिस इज इन नॉर्मल सिचुएशन. नॉर्मल सिचुएशन का मतलब फिर से बता चुका हूं, जहां पे कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है या पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होता है. ठीक है. ऐसे दूसरा ओवरड्राफ्ट सिचुएशन में अगर रीजन ऑफ डिफरेंसेस की वजह से आपका एंडिंग पॉइंट बैलेंस इंक्रीज होता है ओवरड्राफ्ट सिचुएशन में तो आप लेस करोगे. अगर वो डिक्रीज होता है तो आप ऐड करोगे. एंड ओडी का सिचुएशन, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, पासबुक का डेबिट बैलेंस. सिंपल. बस एग्जांपल देख लो अभी. दैट्स इट. खत्म हो गया. बीआरएस खत्म हो गया. कुछ एग्जांपल देख लो कैसे करते हैं. जैसे कि एग्जांपल यहां पे ये नॉर्मल सिचुएशन है क्योंकि मैंने कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, राइट. तो ऐसे में स्टार्टिंग पॉइंट अगर कैश बुक है तो एंडिंग पॉइंट पासबुक, राइट. एंडिंग पॉइंट पासबुक. अभी एक रीजन ऑफ डिफरेंसेस ले लो आप.
check issued on 28/3/2021 for rupees 800 not presented for payment until 8/4/2021। तो आपने चेक इश्यू तो कर दिया 800 का 28/3/2021 पे, बट ये चेक ना जिसको भी आपने चेक दिया उस पे 8/4/2021 तक जमा ही नहीं कराया। जब जमा ही नहीं कराया तो क्या होगा, चेक इश्यू करते हुए आपने कैश बुक में क्रेडिट की तरफ एंट्री कर दिया होगा, तो आपका कैश बुक घट चुका है। लेकिन पासबुक में तो ये एंट्री आया ही नहीं ना अभी, तो इसका मतलब पासबुक इस रीजन ऑफ डिफरेंसेस की वजह से अभी नहीं घटा। नहीं घटेगा, नहीं घटा है, इसका मतलब हम मान सकते बढ़ा हुआ है। थोड़ा ऐसे सोचना पड़ेगा यहाँ पे, नहीं घटा इसका मतलब हम ये मान सकते कि बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ है एज कंपेयर टू कैश बुक। टेक इट दैट वे। ऐसे देखो ना यहाँ पे, ये आपका कैश बुक, ये आपका पासबुक, राइट। दोनों का बैलेंस 10,000 मान लो। अब आपको एक चेक इश्यू करना है, राइट। चेक इश्यूड कितने का है, 800 का। अब 800 कैश बुक से तो आप एंट्री कर चुके, घटा चुके हो, इसको निगेटिव कर चुके हो आप। लेकिन ये पासबुक में अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया हुआ है, तो नेचुरली ये कैश बुक तो घट गया ना आपका। और पासबुक के बारे में कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे, पासबुक बढ़ा हुआ है बोलोगे ना, कंपैरिजन में कैश बुक के कंपैरिजन में बढ़ा हुआ है बोलोगे ना, सेम। तो यहाँ पे एंडिंग पॉइंट क्या है, बैलेंस एज पर पासबुक। तो ये रीजन ऑफ डिफरेंसेस की वजह से मेरा पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हुआ है, ना घटने का मतलब इंक्रीज हुआ है। सो इंक्रीज हुआ है तो आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे, प्लस 800। ये ठीक, ऐसे कुछ और भी हो सकते हैं, ये ऐड लिस्ट काट दो अभी के लिए। कुछ और भी हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल check deposited on 29/03/2021 for rupees 1,300 but was not clear till 31/03/2021। अब यहाँ पे देखो, चेक को जमा करा दिया गया है 29/03/2021 पे फॉर रुपीज हाउ मच, फॉर रुपीज 1,300। चेक जमा करा दिया गया है 1,300 रुपीज का, बट इसको बैंक में, आपके बैंक पे अभी तक ये शो ही नहीं हुआ 31/03/2020, मतलब क्लियर नहीं हुआ। 31/03/2021 तक भी चेक क्लियर नहीं हुआ है। एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा कि इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, आपका पासबुक में तो वो आया ही नहीं ना। कैश बुक में चेक मिलते ही आपने जमा करा दिया उसको बैंक पे, तो इसका मतलब कैश बुक में डेबिट तो दे दिया होगा आपने, बट पासबुक में जो क्रेडिट आना चाहिए था वो क्रेडिट 31/03/2021 तक अभी तक नहीं आया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1,300 रुपए से क्रेडिट नहीं आया हुआ है पासबुक में, मतलब इसका मतलब पासबुक तो आपका कम दिख रहा है ना 1,300 रुपए से एज कंपेयर टू कैश बुक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट बैलेंस एज पर कैश बुक है, एंडिंग पॉइंट बैलेंस एज पर पासबुक। तो 1,300 रुपए कम दिखने की वजह से पासबुक घटा हुआ है, हेंस इसको लेस कर दो, लेस। ऐसे बहुत सारी होती है। मान लो अब यहाँ पे बैलेंस चेंज करते हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक की जगह पे आप लिख देते हैं बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। नाउ पासबुक का बैलेंस और डेबिट बैलेंस, इसका मतलब ओडी सिचुएशन। अब यहाँ पे ओडी सिचुएशन में देख लो, इसी को देख लेते हैं। ओडी सिचुएशन में इसी को, चेक इश्यूड ऑन 28th, तो ऊपर पासबुक तो नीचे क्या होना चाहिए फिर, कैश बुक। तो बैलेंस एज पर पासबुक ऊपर है, राइट।
तो नीचे बैलेंस एज पर कैश बुक आना चाहिए। देखो पासबुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्या है कि पासबुक का डेबिट बैलेंस का मतलब दिस इज योर ओडी सिचुएशन। ओडी सिचुएशन में मैंने क्या लिखा हुआ है, रूल देख लो एक बार। इफ ड्यू टू रीजन ऑफ डिफरेंसेस एंडिंग पॉइंट मतलब ऊपर पासबुक तो नीचे कैश बुक। कैश बुक अगर बढ़ेगा तो लेस करोगे, कैश बुक अगर घटेगा तो ऐड करोगे ओडी सिचुएशन में। क्या देखो, चेक इश्यूड ऑन 28/3/2021, आपने चेक इश्यू कर दिया हुआ है 28/3/2021 पे 800 का, बट ये अभी तक पेमेंट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, कैश बुक में एंट्री आ चुकी है और कैश बुक इस अमाउंट से घट चुका है, लेकिन पासबुक में ये अमाउंट की एंट्री अभी तक नहीं हुई है। एज अ रिजल्ट पासबुक इस आइटम की वजह से बढ़ा हुआ है। पासबुक बढ़ने का मतलब क्या हुआ, कैश बुक हमारा कम आया हुआ है, कम आया हुआ है या घटा हुआ है। पासबुक बढ़ने का मतलब क्या हुआ, कैश बुक कम होना या कैश बुक घटना, राइट। यहाँ पे एंडिंग पॉइंट क्या है, एंडिंग पॉइंट है बैलेंस एज पर कैश बुक। तो कैश बुक इस आइटम की वजह से कम हो रहा है, घट रहा है, और ये ओडी सिचुएशन है, ये ओडी सिचुएशन है। तो ओडी सिचुएशन में कैश बुक अगर घट रहा है, एंडिंग पॉइंट अगर घट रहा है, तो इफ एंडिंग पॉइंट इज डिक्रीजिंग देन विल हैव टू ऐड। ये ऐड, ये ठीक है, ये ऐड ठीक है, ऐड हुआ ना, क्योंकि हमारा कैश बुक जो था, हमारा कैश बुक एंडिंग पॉइंट है और ये ओडी की सिचुएशन है। ओडी की सिचुएशन में एंडिंग पॉइंट अगर कम हो रहा है तो हम ऐड करते हैं, ऐड। इसका देख लो, चेक डिपॉजिटेड, ये मतलब क्या हुआ, हमने चेक जमा करा दिया है बैंक पे, लेकिन बैंक ने अभी तक क्लियरेंस नहीं दिया हुआ है इसका, बैंक ने अभी तक क्लियरेंस नहीं दिया हुआ है इसका। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने चेक जमा तो करा दिया है बट बैंक में अभी तक इसको क्रेडिट नहीं दिया हुआ है। अगेन ये ओडी सिचुएशन का कंसिडर है, ओवरड्राफ्ट सिचुएशन। क्यों, क्योंकि पासबुक इज हैविंग डेबिट बैलेंस। तो यहां पे देखो अगेन, तो हमारा एंडिंग पॉइंट कैश बुक, तो कैश बुक इस गलती की वजह से क्या हुआ है, ये एरर, ये रीजन ऑफ डिफरेंस की वजह से क्या हुआ, कैश बुक तो मेरा बढ़ रहा है क्योंकि चेक डिपॉजिट केवल कैश बुक में हुआ, पासबुक में अभी तक क्लियरेंस नहीं हुआ। तो कैश बुक मेरा बढ़ रहा है, सिंस ओडी सिचुएशन है तो इसी वजह से इसको मैं लेस कर दूंगा, लेस, ये भी सही है। ऐसे कुछ और होते हैं, जैसे एग्जांपल बैंक चार्जेस ऑफ ₹200 only on cash book or only on passbook, मतलब ₹200 का बैंक चार्जेस डेबिट होता है पासबुक में, क्योंकि आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, तो ये डेबिट हुआ है केवल पासबुक में, तो इसकी वजह से पासबुक घटा है। तो हमारा एंडिंग पॉइंट क्या है यहाँ पे, कैश बुक। तो पासबुक घटने का मतलब कैश बुक बड़ा है, ये मानूंगा मैं। पासबुक घटने का मतलब कैश बुक बड़ा है, जैसे यहाँ पे बताया था ना, पासबुक घटने का मतलब कैश बुक बड़ा है। तो एंडिंग पॉइंट कैश बुक है, तो कैश बुक बड़ा है तो मुझे ऐड करना चाहिए था नॉर्मल सिचुएशन में, बट यहाँ पे लेस कर दूंगा। क्यों, क्योंकि दिस इज ओडी सिचुएशन। बस, तो इसी हिसाब से ईच रीजन ऑफ डिफरेंसेस को हम, वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वी विल फिट दैट इनटू दिस रूल, वेदर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक का है या एंडिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंडिंग पॉइंट क्या है, उसको करेक्टली आइडेंटिफाई करूं, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है उसको करेक्टली आइडेंटिफाई करूं, एंड देन अकॉर्डिंगली इस रूल पे उसको अप्लाई करूं, एंड सी वेदर वो कैश बुक का जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है उस पे वो ऐड हो रहा है या लेस हो रहा है। अब इसके हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे तो इसमें बहुत सारी वेराइटियां मिलेंगी, बट रूल यही है। इसी रूल को फॉलो करते हुए ही आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन के कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स एडजस्टमेंट को भी आप
एंट्री कर सकते हो एंड आपका बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट टैली हो जाएगा। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।